गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपके अपने चैनल सफलता उत्तर प्रदेश ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम लोग हिंदी के जो क्वेश्चंस हैं 40 क्वेश्चन 15/12/2017 यूपीएसआई प्रीवियस ईयर में जो हिंदी के 40 क्वेश्चन पूछे गए थे प्रथम शिफ्ट में फर्स्ट शिफ्ट में, उसकी हम लोग 40 के 40 क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। और आपको ऊपर दिखाई भी दे रहा होगा यूपीएसआई परीक्षा तिथि भी दिया है 15/12/2017। तो आज हम 15/12/2017 में प्रथम शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट में जो हिंदी के 40 क्वेश्चन पूछे गए थे उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने उन दोस्तों में शेयर करें जो यूपी TSS, यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, एसएससी जीडी आदि भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या अन्य किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी पूछी जाती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे शेयर करें जो इस वीडियो का वो लाभ ले सकें। तो चलते हैं, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, तुलसी की भक्ति भावना किस प्रकार की थी? तुलसी की भक्ति भावना किस प्रकार की थी? ए दास्य भाव की, बी घृणा भाव की, सी प्रेम भाव की या डी सखा भाव की। तो जो तुलसी की भावना थी वह कैसी थी, इसके बारे में बताना है। जो तुलसी की भावना थी वह कैसी थी? आप लोग पढ़े भी होंगे, जो तुलसी हैं वह राम के दास थे, राम के दास भावना से किया है, यानी राम को अपना गुरु माना और भगवान माना और अपने को दास। तो जो तुलसीदास थे उनकी जो भक्ति भावना थी वह दास्य भाव की थी। क्या थी? दास्य भाव की। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए होगा वह आपका सही होगा, दास्य भाव। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किन्नर देश में यात्रा संस्मरण के लेखक कौन है? किन्नर देश में जो यात्रा संस्मरण है उसके लेखक कौन है? पहला राहुल सांकृत्यायन, बी माखनलाल चतुर्वेदी, सी भगवती चरण वर्मा या डी सुमित्रानंद पंत। तो कौन होगा? तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए राहुल सांकृत्यायन। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। राहुल सांकृत्यायन जो हैं वह किन्नर देश की यात्रा के लेखक हैं। जैसे कि दिया है यहाँ पे भगवती चरण वर्मा, इनका जो होगा भूले बिसरे चित्र। कौन सा? भूले बिसरे चित्र। जो भूले बिसरे चित्र है वह इनकी रचना है। जैसे माखनलाल चतुर्वेदी का है हिम तरंगिणी, सुमित्रानंद पंत का चिदम्बरा। तो यह जो है इनकी रचनाएं हैं, तो इसको आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? पहला सन 1938 में, बी सन 1936 में, सी 1943 या डी 1950। तो जो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी वह किस सन में हुई थी? तो इसका जो ऑप्शन आपको टिक करना हो वह कृपया बताएं कि ऑप्शन क्या सही होगा। इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी प्रगतिशील लेखक संघ सन 1936 में पहला अधिवेशन हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। दिए गए विकल्प में से कोढ़ में खाज होना इस मुहावरे के अर्थ को दर्शाता सही विकल्प कौन सा है? ए किसी बीमार व्यक्ति को अन्य बीमारी होना, बी दुख पर और दुख होना, सी समस्याओं में कमी होना या डी समस्या का समाधान हेतु साधनों का अभाव।
तो हम लोग नहीं कहते हैं कि कोढ़ में खाज होना, अधिकांशतः लोग कहते हैं कि कोढ़ में खाज होना। और अधिकांशतः यह जो लोकोक्ति है बहुत ही प्रचलित लोकोक्ति है। तो इसके बारे में बताना है कि इसका क्या होगा। ये मुहावरा जो है बहुत ही प्रचलित है, तो इसमें क्या होगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर बी, दुख पर और दुख होना, दुख पर और दुख होना, ये आपका ऑप्शन नंबर बी, ये आपका सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिए गए विकल्प में से सही का चयन कर रिक्त स्थान को भरें। क्या है, शरीर की सुंदरता, इसमें क्या भरेंगे, शरीर की सुंदरता क्या है, शरीर क्या है हमारा, पुल्लिंग है ना, तो इसमें क्या भरा जाएगा, शरीर की सुंदरता होता है उसका चेहरा और चेहरे की सुंदरता होती है उसकी आंखें। यानी शरीर जो है क्या है, पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग के साथ होता आएगा, और चेहरा स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग के क्या साथ आएगा, होती आएगा। तो जो इसका ऑप्शन नंबर ए है वो आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका सही होगा, होता और होती। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है मामा का बहुवचन बताएं। मामा का बहुवचन बताना है। तो मामा का बहुवचन होता है क्या, नहीं होता है। मामा जो है, मामा का बहुवचन आपने कभी सुना, मामे कभी सुना, नहीं सुना। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए होगा, मामा का जो बहुवचन होगा वह मामा ही होगा। मामा का बहुवचन मामा ही होगा। अगला है हमारा, दिए गए विकल्प में से सही का चयन कर रिक्त स्थान को भरें। विश्व में 5 व्यक्तियों में से 4 व्यक्ति विकास डैश देश में रहते हैं। तो इसमें क्या भरा जाएगा, यानी विश्व में हर पूर्वक भरा जाएगा, बी ऑप्शन आज और केंद्रित भरा जाएगा, सी पैदा मुक्त भरा जाएगा, या डी प्रत्येक और सील भरा जाएगा। इसमें आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन जो होगा वह चूज़ करना होगा कि जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वह क्या हो सकता है। तो इसमें आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन चूज़ करना है। तो इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, विश्व में हर 5 व्यक्ति में से 4 व्यक्ति विकास पूर्वक, ये तो होगा नहीं। अगर हम विश्व में आज 5 व्यक्ति, ये भी नहीं होगा। तो इसका जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, विश्व में प्रत्येक 5 व्यक्तियों में से 4 व्यक्ति विकासशील देश में रहते हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिए गए विकल्प में से नम्रता का समानार्थी शब्द कौन सा है। दिए गए विकल्प में से नम्रता का समानार्थी शब्द कौन सा होगा। ए ऑप्शन मुलायम, बी अभद्रता, सी साधारण, या डी विनीत। आपको देखना है, इसका समानार्थी पूछा है न कि विरुद्धार्थी। तो नम्रता का जो समानार्थी होता है वह क्या होता है, इसमें जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उस 4 ऑप्शन में से आपको टिक करना है। तो जो नम्रता का समानार्थी क्या होता है, नम्रता का जो समानार्थी होता है वह होता है विनीत। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका सही होगा, वह होगा विनीत। नम्रता का समानार्थी विनीत होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, एक लड़का स्कूल जा रहा है। इस वाक्य में विशेषण पहचानिए। एक लड़का स्कूल जा रहा है, इसमें विशेषण पहचानिए। ऑप्शन नंबर ए समुदायवाचक, बी गणवाचक, सी आवृत्तिवाचक, या डी क्रमवाचक। क्या होगा इसका, इसमें टिक करें कि इसका ऑप्शन क्या सही होगा। इसका जो ऑप्शन नंबर बी होगा गणवाचक। गणवाचक जो होगा ये आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका सही होगा।
गणवाचक। गणवाचक जो होगा वो आपका सही होगा। जैसे इसमें समुदाय में क्या आता है, सभी, सभी लोग, बहुत लोग, यह समुदायवाचक है। आवृतवाचक में क्या आ जाएगा, दुगुना, तिगुना, चौगुना, पाँच गुना, छः गुना, यह क्या है, आवृतवाचक है। और क्रमवाच्य में क्या होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। यानी जो क्रमवाच्य में है इसमें आएगा पहला, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से आएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिए गए विकल्प में से वधु का बहुवचन कौन सा है। जो वधु है इसका बहुवचन क्या होगा। ऑप्शन नंबर, अब इसको में टिक करना है, इसमें लिखा है, आपको देखना है कि इसमें जो वधु है, वधु का बहुवचन क्या होगा। जो वधु है उसका जो बहुवचन होगा ऑप्शन नंबर सी, वधुएं, इस तरह से वधुएं लिखा जाता है। तो आप ध्यान दें कि जो वधुएं हैं इस तरह से लिखा जाता है। तो वधु का जो बहुवचन होगा वो वधुएं होगा। अगला है, जड़, जहाँ जड़ पर चेतन का आरोप हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। पहला उपमा, बी मानवीकरण, सी अनुप्रास या डी श्लेष। जहाँ पर जड़ में चेतन का आरोप लगाया जाए वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका सही होगा, मानवीकरण अलंकार। ऑप्शन नंबर बी, मानवीकरण अलंकार, ये आपका सही होगा। क्योंकि जहाँ पर जड़ और चेतन, जड़ का चेतन पर आरोप लगा दिया जाए। अगला है, निम्न में से कौन सी कृति सन 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता अमृत राय की है। पहला प्रेमचंद कलम का सिपाही, बी राग दरबारी, सी निराला की साहित्य साधना या डी मुक्तिबोध। इसमें जो रचना है 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता अमृत राय की है, इसमें कौन सी रचना अमृत राय की है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए दिया है, प्रेमचंद कलम का सिपाही, तो प्रेमचंद कलम का जो सिपाही है यह अमृत राय की है, जिसे 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। जैसा दिया है बी ऑप्शन, राग दरबारी। जो राग दरबारी है यह है श्रीलाल शुक्ल की। निराला की साहित्य साधना, मुक्तिबोध, मुक्तिबोध जो है वह कुतुबन की है। मुक्तिबोध जो है वह कुतुबन की रचना है, कुतुबन की रचना है मुक्तिबोध। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल की है, यह श्रीलाल शुक्ल की है। आप समझ पा रहे होंगे कि हम क्या लिख रहे हैं। श्रीलाल शुक्ल की जो रचना है वह आपका राग दरबारी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वह है, सड़क को डैश करने से लेकर इमारतों को लाल पत्थर और नानकशाही ईंटों से झलक देने की कोशिश की गई है। इसमें जो आपके ऑप्शन दिए हैं इसमें आपको रिक्त स्थान जो दिया है, रिक्त स्थान को भरना है कि इसमें क्या भरा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है चमचमा आधुनिक, बी है चौड़ा विरासती या डी है सी है ठीक सुंदर, डी है साफ पसंदीदा। तो इसमें क्या भरा जाएगा। इसमें जो बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, जो कि सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा उसको आपको चूज़ करना है। तो इसमें जैसे कि जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, सड़क को, इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका सही होगा। जैसे सड़क को चौड़ा करने से लेकर इमारत को लाल पत्थर और नानकशाही ईंटों से झलक देने की कोशिश की गई है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है, कहार का लिंग बदलें। ए ऑप्शन कहारिन, बी
कहार, सी कहारिन या डी कहाउरिन। तो इसमें क्या होगा? इसमें जो ऑप्शन आपके 4 दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शनों में से जो कहार का लिंग जो होगा, स्त्रीलिंग क्या होगा? और इसमें जो देखना होगा कि आपको स्पेलिंग जो वर्तनी दी है, वर्तनी कौन सी वर्तनी शुद्ध लिखी हुई है। बी और डी तो नहीं होगा, ए और बी में आपको ठीक करना है कि कौन सा जो लिखा हुआ है कहारिन वो आपका सही लिखा हुआ है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, कहारिन, ये आपका सही लिखा हुआ है। जो ऑप्शन नंबर सी है कहारिन, ये आपका वेस्ट लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? ए जगनिक, बी सारंगधर, सी चंद्रबरदाई, डी नरपति नाल। तो पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? इसमें आपको टिक करना है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर आपको सी दिखाई दे रहा है, चंद्रबरदाई। तो जो चंद्रबरदाई है ऑप्शन नंबर सी, ये आपका सही हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की रचना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है कहे कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराई लीनी। इनमें से कौन सा अलंकार का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन नंबर ए रूपक, ऑप्शन नंबर बी यमक, सी अन्योक्ति, डी उपमा। तो आपको इसमें बताना है कि किस अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो इसमें जो होगा ऑप्शन नंबर बी, ये आपका सही होगा, यमक अलंकार। क्योंकि यहाँ पे दिया है बेनी बेनी, यानी 2 बेनी दिया है। एक बेनी का कवि का नाम बेनी है और एक बेनी कितनी बार, यानी यहाँ 2 बेनी दिया है और दोनों बेनी का जो अर्थ है वह अलग अलग है। इसलिए आपका यहाँ पर यमक अलंकार हो जाएगा। यमक अलंकार की परिभाषा क्या होती है? यमक अलंकार की परिभाषा होती है कि जहाँ एक शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ अलग अलग हो, वहाँ पे यमक अलंकार होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है दिए गए विकल्प में से कृतघ्न का अर्थ दर्शाता सही विकल्प कौन सा है? ए किसी का धन, बी अहसान फरामोश, सी अहसान मंद या डी कृतज्ञ। यानी कृतज्ञ का सही अर्थ क्या होगा? आपको टिक करना है। तो इसमें जो होगा ऑप्शन नंबर बी कृतज्ञ का होता है अहसान फरामोश। यहाँ पे 9 दिया है और 9 का मतलब होता है नहीं, यानी अहसान फरामोश होगा कृतज्ञ का। जैसे ऑप्शन नंबर आपको डी दिया है कृतज्ञ, जो इसका होगा कृतज्ञ का जो आपका डी ऑप्शन दिया इसका होगा अहसान मंद, यानी अहसान मानने वाला, और कृतज्ञ का होगा अहसान न मानने वाला, यानी अहसान फरामोश। अगला हमारा गद्यांश है। अनुच्छेद दिया है और 18 से भी, यानी 3 क्वेश्चन है। हर शिफ्ट में एक गद्यांश से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि बहुत ही आसान थे, और उससे आपके जो क्वेश्चन बनेंगे वो तीनों क्वेश्चन के आपको आंसर देने हैं। तो पढ़ते हैं। क्या है कि सीवी रमन भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। वे बचपन से ही शरीर से दुबले पतले थे किंतु बुद्धि के धनी थे। अस्वस्थता के कारण वे विदेश न जा सके, पर उन्होंने अपनी प्रतिभा से साबित कर दिया कि यदि प्रतिभा हो तो विदेश जाकर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इन्होंने कलकत्ता के साइंस कॉलेज में प्राध्यापक के पद पर कार्य किया। यद्यपि इस पद के लिए विदेशी प्रमाण पत्र आवश्यक था, पर इनकी योग्यता पर मुग्ध होकर उपकुलपति ने इन्हें छूट दे दी। इन्होंने नए नए प्रयोग किए। प्रकाश किरणों पर इनका शोध कार्य रमन प्रभाव के नाम से विख्यात हुआ, जिस पर इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। तो यह रहा हमारा गद्यांश। यह अनुच्छेद है और इससे जो बनने वाले क्वेश्चन हैं वो हम आपको क्वेश्चन वाइज देखेंगे आगे।
इसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद दिया है, जो गद्यांश दिया है, यह अधिकांशतः रिपीट होता रहता है और यह आपका इतिहास से भी रिलेटेड है। यह इतिहास से भी रिलेटेड है, तो इसमें क्वेश्चन भी तैयार हो, जैसे रमन प्रभाव की खोज किसने की, सीवी रमन, तो ये आपके इतिहास से भी रिलेटेड है, यानी यहाँ से आपके क्वेश्चन भी तैयार हो रहे हैं और गद्यांश भी है। चलते हैं, पहला क्वेश्चन है इससे कि सीवी रमन ने कोलकाता के साइंस कॉलेज में कौन सा पद ग्रहण किया? ए वैज्ञानिक, बी उपकुलपति, सी प्राध्यापक या डी अध्यापक। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? तो अभी आपने पढ़ा कि जो सीवी रमन है वह कोलकाता साइंस कॉलेज में प्राध्यापक के पद पे नियुक्त हुए, यानी प्राध्यापक का जो पद है वह ग्रहण किया। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, प्राध्यापक। चलते हैं अगले पे, बुद्धि के धनी का अर्थ क्या है? ए अमीर परिवार से, बी अच्छी तालीम मिली थी, सी माता पिता बुद्धिजीवी थे या डी प्रखर बुद्धि। तो इसका क्या होगा सही? इसका जो ऑप्शन नंबर डी दिया है प्रखर बुद्धि, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, प्रखर बुद्धि। अगला है हमारा क्वेश्चन, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है शोध का अर्थ क्या है? शोध का जो अर्थ है, ऑप्शन नंबर ए दिया है महत्वपूर्ण, बी दिया है अनुसंधान, सी दिया है विज्ञान या डी दिया है सूरवीर। तो जो आपका शोध का अर्थ है वह क्या है? इसमें आपको टिक करना है कि जो शोध है उसका अर्थ क्या है। महत्वपूर्ण तो हो नहीं सकता, विज्ञान भी नहीं है, डी सूरवीर भी नहीं है। इसका जो ऑप्शन नंबर एक बचता है अनुसंधान, ऑप्शन नंबर बी ये आपका सही होगा। अनुसंधान जो होगा ऑप्शन नंबर बी वो आपका सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है निम्न में से कौन सा भूतकाल के भेद में नहीं आता है? पहला संभाव्य, बी अपूर्ण, सी पूर्ण, डी सामान्य। तो इसमें कौन सा ऐसा है जो भूतकाल के भेद में नहीं आता है? आपको याद होगा कि भूतकाल के 6 भेद होते हैं और जिसका अपूर्ण भी आता है, पूर्ण भी आता है, समान भी आता है और हेतु भविष्य काल भी आता है, संदेह भी आता है। बट जो ऑप्शन नंबर ए दिया है संभाव भविष्य काल, ये नहीं आता, सॉरी संभाव भूतकाल ये नहीं आता, ये भविष्य में आता है। संभाव जो होता है, संभावना जो होती है वो भविष्य में होती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका, संभाव। अगला है हमारा चिरंजीवी जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, इनमें कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है? ए उपमान, बी उपमेय, सी श्लेष, डी अनुप्रेक्षा। कौन सा अलंकार प्रयोग हुआ है यह आपको बताना है। इसका जो ऑप्शन नंबर सी दिया है श्लेष अलंकार, इसमें जो होगा वह श्लेष अलंकार प्रयोग हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कामायनी किस युग की रचना है? आपको ये भी बताना है कि कामायनी किसकी रचना है और किस युग की, ये दोनों बताना है। ऑप्शन नंबर ए दिया है प्रगतिवाद, बी दिया है प्रयोगवाद, सी दिया है रहस्यवाद, डी दिया है छायावाद। तो कामायनी किसकी रचना है? कामायनी जो रचना है वह जयशंकर प्रसाद की है। जयशंकर प्रसाद की जो रचना है वह कामायनी है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है और ये जो होगा छायावाद की रचना है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, छायावाद। कामायनी जो है छायावाद की रचना है। अगला क्वेश्चन है निम्न वाक्य में से एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है, पहचानिए। ए है शादी के कार्यक्रम 10 दिनों तक चलता रहा, बी है भारतीय परंपरा के अनुसार मनुष्य को परम सत्ता का साक्षात ज्ञान हो सकता है, सी है
महाभारत हिंदुओं का एक प्रमुख काव्य ग्रंथ है, या डी है जब जातिवाद पनपता है तो वह किसी दूसरी जाति के खिलाफ ही पनपता है। तो इसमें 3 शुद्ध हैं, एक अशुद्ध है, उसको आपको बताना है कि अशुद्ध क्या है। इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका सही होगा। यह अशुद्ध लिखा है। यहाँ शादी के नहीं होता, यहाँ शादी का कार्यक्रम 10 दिनों तक चलता रहा, यह होता है। शादी के कार्यक्रम नहीं होता, शादी का कार्यक्रम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरें। भारत विश्व की उन प्रथम सभ्यताओं में से है जहां सिक्कों का ऑप्शन नंबर ए विकार, बी प्रचलन, सी परिवर्तन, या डी उलटफेर। तो क्या होगा इसका? इसका जो होगा ऑप्शन नंबर बी वो आपका सही होगा, प्रचलन। भारत विश्व की उन प्रथम सभ्यताओं में से है जहां सिक्कों का प्रचलन शुरू हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिए गए विकल्प में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरें। इंडोनेशिया में एक बार फिर ज्वालामुखी ने डैश बरपाया है। इसका क्या होगा? ए दिया है आपका कहर, बी तहलका, सी क्रोध, डी रूप। तो ज्वालामुखी क्या बरसाती है? तहलका बरसाती है, क्रोध, रूप नहीं। तो जो इसका ऑप्शन नंबर ए है वो आपका सही होगा, कहर। इंडोनेशिया में एक बार फिर ज्वालामुखी ने कहर बरपाया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो अगला क्वेश्चन है हमारा वह है, दिए गए विकल्प में से थल का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा होगा? थल का विलोम क्या होगा? यहाँ पे देख रहे होंगे जितने भी सेट हुए हैं, जितने भी पेपर हुए हैं, सब में विरुद्धार्थी ही लिखा हुआ है, न कि विलोम। तो विरुद्धार्थी का मतलब भी विलोम होता है, यहाँ पे याद रखें। ए है जल, बी है कपट, सी है वायु, या डी है भोज। तो जल का विलोम क्या होता है? सॉरी, थल का विलोम क्या होता है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है बहुत ही आसान है आपका। ऑप्शन नंबर ए है जल। इसका जो होगा जल जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। हमने कलर भी चेंज कर लिया। चलते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न वाक्य में कौन से हिस्से में त्रुटि रह गई है वह पहचानना है। करवा चौथ के व्रत की पूर्ण वर्णन वामन पुराण में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए दिया है व्रत की पूर्ण, बी दिया है करवा चौथ में, सी दिया है वर्णन वामन पुराण, डी दिया है में किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वह आपका गलत दिया हुआ है, वह त्रुटि है। व्रत की पूर्ण नहीं होता, व्रत का पूर्ण वर्णन होता है, व्रत की नहीं होता है इसमें, जो उसमें व्रत का पूर्ण वर्णन होता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया है हमारा वो आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है, अजगर करे न डैश, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम डैश। क्या भरा जाएगा? इस लोकोक्ति को पूरा करना है। ए है चाकरी राम, बी है नौकरी धाम, सी है मजदूरी शाम, डी है श्रम आम। क्या भरा जाएगा इसमें? सटीक बताना है आपको, इस लोकोक्ति को पूरा करना है। सटीक उत्तर ऑप्शन क्या होगा? इसका जो ऑप्शन नंबर होगा ए चाकरी और राम भरा जाएगा। कैसे? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम,
दास मलुका कह गए सबके दाता राम। ये जो है यह रैदास की रचना है। जो इसमें भरा जाएगा ऑप्शन नंबर ए वो आपका सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है दिए गए विकल्प में से कौन सा अतुल का समानार्थी शब्द नहीं है। आपको बताना है इसमें जो है अतुल का जो समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है, ये आपको टिक करना है। पहला दिया है अनोखा, बी दिया है अनल, सी दिया है अनुपम, डी दिया है अपूर्व। तो इसमें कौन सा सही नहीं है। तीन तो इसके अतुल के पर्यायवाची यानी समानार्थी हैं, एक अलग है, वह कौन सा है। इसमें देखिए अनोखा, अनोखा भी अतुल का समानार्थी होता है, अनुपम भी होता है और अपूर्व भी होता है। लेकिन बी जो दिया है अनल, अनल जो होता है यह अतुल का समानार्थी नहीं होता है, यह अग्नि यानी आग का समानार्थी होता है। इसके और भी समानार्थी हैं, जैसे आपको अग्नि, हुतासन, पावक, कृषाणु, यह भी और भी इसके अनल के पर्यायवाची हैं। अनल आग का होता है और अनिल हवा का होता है, ये भी आप याद रखें। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है हमारा मोहन तुमसे चौगुना काम करता है। इस वाक्य में विशेषण पहचानिए। ए आवृत्तिवाचक, बी सर्वनामिक, सी परिमाणवाचक, डी संकेतवाचक। तो इसमें कौन सा आपका सही होगा। इसका जो ऑप्शन नंबर ए दिया है आवृत्तिवाचक, इसके पहले ही हमने आपको बताया था कि आवृत्तिवाचक में क्या होता है, दुगुना, तिगुना, चौगुना, पाँच गुना, छः गुना, सात गुना, आठ गुना, नौ गुना, यही होता है ना। तो आवृत्तिवाचक, इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका सही होगा। इसका जो होगा आवृत्तिवाचक होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। जैसे संकेतवाचक तो जहाँ संकेत किया जाता है, परिणाम जहाँ परिणाम की बात की जाए, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है धुरी का मानक शब्द रूप लिखिए। ए इसका जो ऑप्शन है ए ध्यान, बी धूल, सी धर्म, डी पृथ्वी केंद्र। तो धुरी का क्या अर्थ होता है, आपको टिक करना है कि धुरी का क्या अर्थ है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका धूल होगा। धूरी में धूल होता है। अगर बड़ी का हो, ये तो अभी आपका छोटी का लगा हुआ है रॉ पे मात्रा, अगर बड़ी का मात्रा लगा हो रॉ पे तो होगा वो पृथ्वी का केंद्र यानी। बट यह धुरी है, धुरी मिस होता है, इस धुरी मिस धूल होता है। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्न वाक्य में से हिस्से में कौन से हिस्से में त्रुटि रह गई है वह पहचानना है। कुछ लोगों को लगता है कि बदला लेने से कलेजे को ठंडक पहुंचती है। ऑप्शन नंबर ए बदला लेने से कलेजे, बी को ठंडक पहुंचती है, सी कुछ लोगों को, या डी लगता है कि। इसका क्या सही होगा, किस भाग में त्रुटि है, आप ध्यान से पढ़ें और इसका आंसर दें। इसका जो होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। लगता है कि जो की स्पेलिंग है वह मिस्टेक है, इसमें बड़ी नहीं होगा, इसमें छोटी की ई होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, लगता है कि। अगला है हमारा दिए गए विकल्प में से लिपि का बहुवचन कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर ए लिपि का लिपि होगा, बी लिपियाँ होगा, सी लिपियाँ होगा, या डी लिपियाँ होगा। इसमें आपको वर्तनी है, या वर्तनी देखनी है कि वर्तनी कौन सी शुद्ध होगी और कौन सा इसका जो ऑप्शन है वो आपका सही होगा।
इसका जो ऑप्शन नंबर डी दिया है लिपियाँ, इस तरह से लिपियाँ लिखा जाता है, न कि ABC की तरह। तो लिपियाँ जो है ऑप्शन नंबर डी इस तरह से लिखा जाता है। तो इसका जो बहुवचन होगा लिपि का वह लिपियाँ होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, ए खाए बौराय बौराय है, वो खाए वह पाए बौरा। इनमें से अलंकार का प्रयोग हुआ है कौन सा? पहला यमक, बी अनुप्रास, सी उपमा, या आपका डी है श्लेष अलंकार। इसमें किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? अब यहाँ पे देखिए दिया है ना कनक कनक, इसके पहले आपको क्या आया था? बेनी बेनी। इसके पहले बेनी बेनी आया था, इसमें कनक कनक आया। इसके पहले आपको श्लेष अलंकार आया था, ज्यों जुरे स्नेह करे गंभीर, इस तरह से था। तो यानी 3 अलंकार तो हो गए, अभी 2 अलंकार और भी हैं, यानी लगभग आपके 4 से 5 को अलंकार पूछे गए थे हर शिफ्ट में। तो इसका भी होगा ऑप्शन नंबर ए यमक अलंकार। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका सही होगा, यमक अलंकार। कनक कनक का भी 2 अर्थ है, एक कनक का सोना होता है, एक कनक का धतूरा होता है। कनक पीने से भी आदमी बौरा जाता है और मिल जाता है सोना तब भी आदमी बौरा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है निम्न वाक्य में एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है, पहचानिए। पहला स्वयं वे तक भी अपनी बीमारी को लेकर दुखी थे। बी है हम जानते हैं कि सूर्य ऊर्जा का एक अथाह भंडार है। सी युद्ध के समय गीता को लिखना कृष्ण की ही बस की बात थी। या डी शुष्क इलाके में पानी की आपूर्ति के लिए बारिश या बर्फबारी बढ़ाई जा सकती है। तो किस भाग में त्रुटि है, यानी कौन सा अशुद्ध है? 3 शुद्ध है, 1 अशुद्ध है, तो वो आपको ढूंढना है कि कौन सा शुद्ध है। इसका जो होगा ऑप्शन नंबर ए स्वयं वे तक भी अब बीमारी को लेकर दुखी थे। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो आपका सही होगा। यहाँ पे होगा स्वयं वे तक भी अपनी बीमारी को लेकर दुखी थे, ये आपका रॉन्ग दिया हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है हमारा सांप को दूध पिलाना। दिए गए विकल्प में से इस मुहावरे के सही अर्थ का चयन करें। ए बुरे व्यक्ति के साथ नेकी करना, बी सांप के विष को कम करना, सी जहरीले जीव को दूध पिलाना, या डी अच्छा कार्य करना। तो आपको इसमें टिक करना है कि कौन सा जो ऑप्शन होगा वो आपका सही होगा। इसका जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो आपका सही होगा, बुरे व्यक्ति के साथ नेकी करना। सांप को दूध पिलाना होता है, बुरे व्यक्ति के साथ नेकी करना। ये ऑप्शन नंबर बी लोग अधिकांशतः लोग कहते हैं, और यह अधिकांशतः 100% सत्य है कि अगर बुरे व्यक्ति के साथ आप नेकी करते हैं तो बुरा व्यक्ति आपको हानि ही पहुंचाएगा, लाभ नहीं पहुंचा सकता। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 39 क्वेश्चन है एकांकिनी का लिंग बदलें। एकांकिनी का लिंग बदलना है। ऑप्शन नंबर ए दिया है एक, बी दिया है एकांकिन, सी दिया है एकांकिनी, या डी दिया है एकाकी। तो इसका जो है एकांकिनी का लिंग क्या होगा? इसका जो होगा ऑप्शन नंबर डी एकांकी। एकांकी जो होगा वह आपका सही होगा, यानी एकांकिनी स्त्रीलिंग है, एकांकी पुल्लिंग है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है दिए गए विकल्प में से फितरत का समानार्थी शब्द कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए दिया स्वभाव, बी दिया है खूबसूरत, सी दिया है आराम, डी दिया है समय।
तो इसमें फितरत का समानार्थी शब्द क्या होगा, यह आपको बताना है। फितरत मिस क्या होता है? अधिकांश लोग कहते हैं तुम्हारे फितरत में यही लिखा है। फितरत मिस होता है स्वभाव। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका सही होगा स्वभाव। फितरत मिस होता है स्वभाव, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। आशा करते हैं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी और अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों में उन सभी दोस्तों के पास शेयर करें जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, और ख़ासकर जो एसएससी जीडी, यूपी कांस्टेबल, यूपीएसआई या किसी भी अन्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी पूछी जाती है। तो ये जो 40 क्वेश्चन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उनको अपने जीवन में एक अलग ही जो है ये आपको स्थान देते हैं। तो अभी तक अगर आपने लाइक और शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब वाचिंग करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं कल या शाम तक अगली वीडियो में। तो मिलते हैं शाम तक अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।